Welcome students in this another lecture of female reproductive system। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको ओवरी की हिस्टोलॉजी के बारे में ब्रीफली बताया कि जो ओवरी है उसमें बाहर की तरफ 3 लेयर्स पाई जाती है। एक मीजोवेरियम जो कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, उसके बाद उसमें एक नीचे जर्मिनल एपिथेलियम और उसके बाद एक ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। और जो पूरा ओवरी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो इंटरनल एरिया है, उस पूरे इंटरनल एरिया को हम स्ट्रोमा कहेंगे। इसे हम स्ट्रोमा कहेंगे और इस स्ट्रोमा को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो बाहर वाला एरिया है इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं और जो ये अंदर वाला एरिया है इसे हम मेड्यूला कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो मेड्यूला है ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर में देखें ये आप, इस तरफ जो मेड्यूला है उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू है। वो बेसिकली उसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स पाई जाती है। जो ओवरी है उसमें इस तरफ जो ये नैरो एरिया दिखाई दे रहा है, इस नैरो एरिया को हम हाइलस कहते हैं। और इस हाइलस ये वो पॉइंट है जहाँ से इसमें आर्टरीज़ और जो ब्लड वेसल्स हैं वो एंटर करते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बाहर आते हैं, नर्व्स बाहर आती है, आर्टरी एंटर करती है, वेन जो है वो बाहर की ओर आती है। एनीवे ये सारा हम पढ़ चुके हैं। और आप देखिए जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है उसमें हमें कई सारे ये छोटे छोटे इस तरह के फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम इस फॉलिकुलर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप बच्चों इस चैप्टर को अब ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है और डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम में यहाँ से हर साल 2-3 क्वेश्चंस जो हैं इस पार्ट से, अब आगे जितना भी मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पढ़ाऊँगा वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं आपको फॉलिकुलर डेवलपमेंट के बारे में बात करूँगा और इसी फॉलिकुलर डेवलपमेंट के बाद हम फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पर जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट वाला पार्ट है उसको पढ़ने से पहले भी आपको मैं थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उस रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। और जो एवरेज ड्यूरेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो 28 टू 29 डेज़ होता है। वैसे आइडियली 28 डेज़ हैं। बच्चों ध्यान से सुने कि जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा 28 डेज़ का, इस पूरे ड्यूरेशन में बॉडी में 3 जगह पर चेंजेस आएंगे। एक, ब्लड में हार्मोनल चेंजेस होंगे। तो जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टडी करेंगे तो हम इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हार्मोनल चेंजेस इन ब्लड। दूसरा हमें ध्यान रखना है उस समय चेंजेस इन ओवरी, कि ओवरी में उस समय क्या चेंजेस हो रहे हैं। और तीसरा हमें ध्यान रखना है चेंजेस इन यूटरस। तो बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जो है वो साइक्लिक इवेंट्स जो होंगे हॉर्मोन्स में, ओवरी में और यूटरस में, इसी का कंबाइन पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल बनता है। और डेफिनेटली जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस की स्टडी करेंगे तो हमारा जो ध्यान होगा वो इसी चीज़ पर रहेगा कि हार्मोन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ओवरी में क्या चेंजेस आ रहे हैं और यूटरस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ब्रीफली अगर हम बात करें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 29 डेज़ का होगा या 28 डेज़ हम आइडियली मान के चलते हैं। 28 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। और इसमें जो डे 1 है वो कौन सा होगा, तो जिस दिन से मेंस्ट्रुएशन शुरू होते हैं, जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उस दिन को हम डे 1 मानेंगे।
और वहाँ से लेकर जो आगे के 28 डेज होंगे वो पूरा का पूरा एक सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच वाले पीरियड में, यानी कि जो अप्रोक्सीमेटली 14th डे होगा, ये वो दिन होगा जब ओवुलेशन होता है, ओवरी से ओवम रिलीज होता है। हम इन सारी फेजेस को, इन सारे प्रोसेस को आगे जाके काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हमें एक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने दिन हैं, डे 1 कौन सा माना जाता है, डे 14 कौन सा माना जाएगा, या 28th डे कौन सा होगा। तो ये इतना अभी हमारे लिए काफ़ी रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें 3 जगह पर चेंजेस होंगे और हमारा ध्यान उन तीनों जगह पर रहना चाहिए। पहला, चेंजेस इन हॉर्मोन्स इन द ब्लड। वैसे मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि एक तो आपको GnRH पर ध्यान देना है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। दूसरा, जो पिट्यूटरी से FSH और LH रिलीज होंगे उस पर ध्यान देना है। और तीसरा, जो ओवरी से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनेंगे उनकी भी कंसंट्रेशन में चेंजेस आएंगे, तो हमें उस पर भी ध्यान देना है। ओवरी में क्या चेंजेस होंगे, अभी हम हमारा जो अगला पार्ट है वो यही डिस्कस करने वाले हैं कि ओवरी में क्या चेंजेस होंगे, और साइमल्टेनियसली फिर मैं बाद में आपको यूट्रस में क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। एक बार हम सिर्फ बात करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट की। तो वापस आ जाते हैं ओवरी पर। हमारे पास ये ओवरी का एक नया डायग्राम है और हम यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों कि जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, गर्ल्स में प्यूबर्टी बॉयज़ से थोड़ी पहले आती है। 11 से 13 इयर्स का जो पीरियड है वो गर्ल्स में प्यूबर्टी का रहता है। बॉयज़ में प्यूबर्टी थोड़ी सी बाद में आती है। 12 से 14 साल की जो उम्र होती है उसमें लड़कों में प्यूबर्टी होती है। व्हाट इज़ प्यूबर्टी बेसिकली, तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि प्यूबर्टी इज़ द ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच सेक्शुअल मैच्योरेशन बिगिनस। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए पीरियड ड्यूरिंग विच ऑनसेट ऑफ सेक्शुअल मैच्योरेशन। सेक्शुअल मैच्योरेशन हुआ नहीं है, सेक्शुअल मैच्योरेशन का जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत हुई है, तो उस फेज़ को हम प्यूबर्टी कहते हैं। और जो इसका आइडियल ड्यूरेशन होता है, एवरेज ड्यूरेशन जो होता है वो 11 to 13 ईयर्स होता है। और जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज़ होता है। जस्ट लाइक मेल में हमने पढ़ा था, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम GnRH कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पर इस प्रोसेस को बनाते हुए जाएं। तो ये देखिए आप, हमारे पास यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है और ये उससे नीचे लगी हुई पिट्यूटरी है। ध्यान दें, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज़ होगा GnRH, और हाइपोथैलेमिक पोर्टल वेन से वो हार्मोन जो है GnRH वो एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी को वो स्टिमुलेट करेगा। एंड इन रेस्पॉन्स टू दैट GnRH, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, इससे 2 हार्मोन बनेंगे, एक LH बनेगा और एक FSH बनेगा। और जस्ट लाइक मेल्स, ये जो दोनों हार्मोन हैं LH और FSH, इन दोनों हार्मोन को हम कंबाइनली गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं। जो दोनों हार्मोन हैं LH और FSH, ये ब्लड के थ्रू ओवरी तक पहुंचेंगे। और पर्टिकुलरली अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जो इनिशियली सिक्रीशन होता है वो FSH का ज़्यादा रहेगा और LH का सिक्रीशन जो है वो थोड़ा सा कम रहता है। दोनों का सिक्रीशन होगा, FSH का भी होगा और LH का भी होगा, बट एट दिस टाइम हमारा जो मेन कंसंट्रेशन रहेगा वो FSH पे रहेगा। मैं हार्मोन्स के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ। अभी आप अपना ध्यान जो है वो FSH पर दीजिए।
और पीछे वाले डायग्राम पर हम वापस आते हैं कि जो हमारा हार्मोन है FSH, जैसा कि उसका नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो आप देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे हमें प्राइमरी फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं। दीज आर प्राइमरी फॉलिकल्स। अब इस प्राइमरी फॉलिकल को ज़रा डिटेल में देखें। मैंने आपको जो इससे पहले oogenesis वाला पार्ट था उसमें बताया कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ईच ओवरी कंटेन्स 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स। तो अब हम देखते हैं कि ये प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं। ये देखिए आप ध्यान से, ये जो सेंटर में हमारे पास एक सेल है, ये जो सेल है ये हमारा प्राइमरी oocyte है, ये हमारा प्राइमरी oocyte है। और ध्यान रखना है कि ये जो प्राइमरी oocyte है ये बर्थ के टाइम पर बन चुके थे और कुल हमारे पास 60 से 80,000 प्राइमरी oocytes हैं और हर प्राइमरी oocytes मियोसिस में एंटर कर चुका है। मियोसिस की जो प्रोफेज 1 है उसमें एंटर कर चुका है। प्रोफेज 1 की वो लेप्टोटिन, जाइगोटिन और पैकाइटिन स्टेज कंप्लीट कर चुका है और वो डिप्लोटिन स्टेज पर अरेस्टेड है। तो ये जो यहाँ पर आपको प्राइमरी oocyte ये जो दिखाई दे रहा है ये प्राइमरी oocyte वही है। और एक ओवरी में हमारे पास ऐसे 60 to 80,000 प्राइमरी oocyte है और हर प्राइमरी oocyte के चारों ओर आप देखिए तो आपको ये जो ग्रीन कलर की सेल्स है इसकी एक लेयर दिखाई दे रही है। यहाँ ये जो ग्रीन कलर की सेल्स है, इन ग्रीन कलर की सेल्स को हम फॉलिकुलर सेल्स या फिर हम इन्हें ग्रेन्युलोसा सेल्स भी कहते हैं। फॉलिकुलर सेल्स और ग्रेन्युलोसा सेल्स भी कहते हैं। और इस प्राइमरी oocyte और फॉलिकुलर सेल्स को मिला के जो स्ट्रक्चर हमारा ये बन रहा है यहाँ पर, इसी स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। और ऐसे हमारे पास कितने प्राइमरी फॉलिकल्स हैं? ऐसे हमारे पास 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स हैं इन ईच ओवरी। इज दैट क्लियर? आप फिर से ध्यान दें कि एक प्राइमरी फॉलिकल कहते किसे हैं। तो एक प्राइमरी oocyte और उसके चारों ओर जो फॉलिकुलर सेल्स की एक लेयर है उनको मिला के हम एक प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं लेकिन ये 1 2 3 4 और 5 प्राइमरी फॉलिकल्स बना रखे हैं, लेकिन इनकी संख्या 5 नहीं होती है। इस एक ओवरी में इनकी संख्या 60 से 80,000 है। अब जरा सोचिए कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है और जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है हाइपोथैलेमस से GnRH बनेगा और उस GnRH की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH का सिक्रीशन होगा और जो मेन हार्मोन हमारा इस समय रहेगा वो FSH है। और जैसा कि उस FSH का नाम सजेस्ट करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये जो FSH है ये ब्लड के थ्रू ओवरी में पहुंचेगा और इसका जो टारगेट है वो ओवरी ही है। और ओवरी में भी कौन? तो ओवरी में ये जो आपको प्राइमरी फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं ये प्राइमरी फॉलिकल FSH का टारगेट है। और जैसे ही FSH इन प्राइमरी फॉलिकल्स पर एक्ट करेगा तो वो जो हमारे पास 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उनमें से 6 8 10 12 फॉलिकल्स, लगभग 6 से 12 फॉलिकल्स जो हैं वो एकदम से ग्रो करने लगते हैं। सिर्फ 6 से 12 फॉलिकल्स ही क्यों ग्रो करते हैं, ये एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़्म है और हमें इसकी डिटेल में भी नहीं जाना है। देयर आर सम अदर हार्मोन्स, उनका एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है एंड दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर स्टडी, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना। आपको ये ध्यान देना है कि जैसे ही प्यूबर्टी शुरू होती है, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है और पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन जो होगा, ये पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे स्टार्ट होगा हम उस बारे में बात कर रहे हैं कि जो GnRH है वो एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH हार्मोन रिलीज होंगे और FSH और LH हार्मोन
ब्लड के थ्रू ओवरी में पहुंचेंगे। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो पहले FSH की कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन हार्मोन है इस समय हमारे पास वो FSH रहेगा। नाम है इसका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये उस किसी भी एक ओवरी में, दोनों में साइमल्टेनियसली नहीं होगा। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर एक ओवरी में फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है तो अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल में दूसरी ओवरी में फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी। तो अभी हमारा ये एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम इसकी बात करते हैं, इस FSH की वजह से वहाँ पर 6 से 12 जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो ग्रो करना शुरू करेंगे। मैं यहाँ पर एक प्लस का साइन लगा रहा हूँ और ये प्लस का साइन ये बताता है कि जो FSH है ये इन फॉलिकल्स की ग्रोथ करवा रहा है। और उसके बाद देखिए आप, जो हमारा फॉलिकल है वो इस तरह से हो जाएगा। अब आप देखिए कि इसमें क्या हुआ, ये अंदर की तरफ तो हमारे पास प्राइमरी oocyte है और बाहर ये जो ग्रीन कलर की हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स थी, या जिन्हें हमने ग्रेन्युलोसा सेल्स भी कहा, ये सेल डिवाइड होने लगी और इनका काउंट बढ़ने लगा। तो देखिए आप, ये हमारे पास कई सारी ग्रेन्युलोसा सेल्स है। क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है आपको? वहाँ पे ग्रेन्युलोसा सेल्स की एक लेयर थी, यहाँ पर ग्रेन्युलोसा सेल्स की कई सारी लेयर है। और ये इतनी सारी लेयर कैसे हुई? तो जो हमारी फॉलिकुलर सेल्स थी, जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है, वो डिवाइड हुई और उनके डिवाइड होने से उनका नंबर बढ़ा और यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स बन गई। ठीक इसी समय एक और चेंज आएगा और वो ये कि ये जो बाहर वाला जो हमारा स्ट्रोमा है, उस स्ट्रोमा में से कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती है और वो सेल्स यहाँ इस फॉलिकल के चारों ओर आके अरेंज हो जाती है और एक नई लेयर और बनती है जो प्राइमरी फॉलिकल में नहीं थी। और इस नई लेयर को हम थीका फॉलिकुलाई कहेंगे। इस नई लेयर को हम थीका फॉलिकुलाई कहेंगे। ये कहाँ से आई बच्चों? तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो थीका फॉलिकुलाई है, वहीं ओवरी में से जो कुछ स्ट्रोमल सेल्स थी, ओवरी की जो स्ट्रोमल सेल्स थी, उन्हीं के मॉडिफिकेशन से ये सेल्स आएगी। उन्हीं के मॉडिफिकेशन से ये थीका लेयर बनती है, यहाँ पर एक थीका फॉलिकुलाई बनती है। और इस तरह से अब ये जो हमारा फॉलिकल है, इस फॉलिकल को हम प्राइमरी फॉलिकल ना कह के हम इसे अब सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। इसे अब हम सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। और वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट हुआ है, ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट कौन करवा रहा है? तो आपका जवाब रहेगा कि ये जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है ये FSH की वजह से हो रहा है। और अब आप ये देखिए, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसमें और चेंजेस आएंगे और हम बात करते हैं क्या नए चेंजेस आए हैं। तो देखिए, ये मैं न्यूक्लियस बनाना भूल गया था पहले, अभी बना देता हूँ। पहला जो मेजर चेंज है वो आपको ये ध्यान देना है कि अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो अब सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। यानी कि वो अब तक मियोसिस की जो डिप्लॉटिन स्टेज थी वहाँ अरेस्टेड था, लेकिन अब वो जो डिप्लॉटिन स्टेज है वहाँ से ये बाहर निकल गया है। और न सिर्फ इसने डिप्लॉटिन स्टेज पूरी करी, बल्कि इसने प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट के बाद साइटोकाइनेसिस हुआ और यहाँ पर 2 सेल्स बन गई। एक तो बन गया सेकेंडरी oocyte, और ध्यान रखना है कि ये जो सेकेंडरी oocyte है ये हैप्लॉइड है, जो प्राइमरी oocyte था अब तक वो डिप्लॉइड था। और साथ ही साथ एक छोटी सेल और बनी, ये मैकेनिज्म मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसे हम फर्स्ट पोलार बॉडी कहते हैं। इसे हम फर्स्ट पोलार बॉडी कहते हैं। तो अब ये जो सेंटर में सेल है ये प्राइमरी oocyte नहीं है, यहाँ पर ये अब सेकेंडरी oocyte है। मतलब इस स्टेज में यहाँ उसने अपना मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है और ये एक सेकेंडरी oocyte बन गया है। एक चेंज ही आया। दूसरा जो मेजर चेंज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है, इन ग्रेन्युलोसा सेल्स के बीच में देखिए ये एक नया गैप डेवलप हो गया है, एक स्पेस डेवलप हो गया है। ये देखिए यहाँ पे एक कैविटी डेवलप हो रही है सेल्स के बीच में, और इस कैविटी को हम एंट्रम कहेंगे। इस कैविटी को हम एंट्रम कहेंगे। ये जो कैविटी है इसे हम एंट्रम कहते हैं और इसमें एक लिक्विड भी भरा रहता है।
तो उस लिक्विड को हम एंट्रल फ्लूइड कहते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि एंट्रम फिल्ड विथ एंट्रल फ्लूइड, करेक्ट। और ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि ये जो बाहर की तरफ रेड कलर की सेल्स है वहाँ आपको 2 लेयर्स दिखाई दे रही है। अब यहाँ एक देखिए, आप ध्यान से देखिए, एक तो ये जो सेल्स की लेयर मैंने यहाँ बनाई है इस तरह से, ये जो लेयर बनाई है मैंने, और एक ये बाहर वाली जो बनाई है। तो यहाँ पर सेल्स की 2 लेयर, ये थीका फॉलिकुलाई थी, इसमें से जो अंदर वाली लेयर होगी उस अंदर वाली लेयर को हम थीका इंटरना कहेंगे, और जो ये बाहर वाली लेयर होगी इसे हम थीका एक्सटर्ना कहेंगे। थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। तो इस तरह से यहाँ पर 2 लेयर्स बन गई और दोनों को मिला के हम थीका फॉलिकुलाई कहते हैं। और ये जो हमारा फॉलिकल है, इस फॉलिकल को अब हम टर्शरी फॉलिकल कहेंगे। इस फॉलिकल को अब हम टर्शरी फॉलिकल कहेंगे। तो आप देखिए कि एक सेकेंडरी फॉलिकल और एक टर्शरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सेकंड मियोसिस है वो कौन सी स्टेज में होगी, सॉरी जो फर्स्ट मियोसिस है वो कौन सी स्टेज में होगी, तो भी आपको ध्यान देना है कि वो टर्शरी फॉलिकल स्टेज में यहाँ होगी। हम चाहे तो लिख देते हैं यहाँ पर साइड में, आपको ध्यान रहेगा कि ये जो फर्स्ट पोलार बॉडी और ये सेकंड पोलार बॉडी है ये क्यों बने, क्योंकि यहाँ पर जो मियोसिस है फर्स्ट वो कंप्लीट हो जाएगी, और उस मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट हो जाने से 2 सेल्स बनी, एक सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलार बॉडी बनी। इसके साथ साथ आप देखिए जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है उनका काउंट भी बढ़ गया है, काफ़ी सारी हो गई है, और उन ग्रेन्युलोसा सेल्स के बीच में एक कैविटी भी डेवलप हुई है, और उस कैविटी को हम एंट्रम कहते हैं, और वहाँ पे एक लिक्विड भी है, उस लिक्विड को हम एंट्रल फ्लूइड कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा टर्शरी फॉलिकल बनता है। और ये जो टर्शरी फॉलिकल बन रहा है ये किसके इन्फ्लुएंस में बन रहा है, ये सारा प्रोसेस कौन स्टिमुलेट कर रहा है, तो बच्चों आपको भूलना नहीं है ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है, इस फॉलिकल की जो ग्रोथ हो रही है, इस फॉलिकल का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से हो रहा है। और ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से आ रहा है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऊपर एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, और अब देखिए हमारे पास ये जो टर्शरी फॉलिकल है इससे एक हमारा फुल्ली फंक्शनल मैच्योर फॉलिकल बनता है, और इस मैच्योर फॉलिकल को हम, ये जो अब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे हम ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। ये फुल्ली डेवलप्ड फॉलिकल है, फुल्ली डेवलप्ड फॉलिकल है। अब इसमें क्या क्या हुआ है आप देखिए ध्यान से, कि एक तो ये जो गैप था, एंट्रम जो हमारी कैविटी थी वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो एक तो हम ये ध्यान रखना है कि इसमें एक लार्ज एंट्रम है फिल्ड विथ लार्ज एंट्रम फिल्ड विथ एंट्रल फ्लूइड, प्लस इसमें आप देखिए कि कैविटी के बढ़ जाने की वजह से हमें यहाँ पर सेल्स की एक लेयर ये दिखाई दे रही है। देखो ये ग्रेन्युलोसा सेल्स ही है, और ग्रेन्युलोसा सेल्स की ये वाली जो लेयर है जो oocyte की सरफेस पर लगी हुई है, इस लेयर को हम डिस्कस प्रोलीजेरस या फिर हम इसे क्यूमुलस oophorus भी कहते हैं। क्यूमुलस oophorus भी कहते हैं। और जब ओवुलेशन हो जाएगा तो ओवुलेशन के समय जो ये सेल्स की लेयर है ये oocyte के साथ लगी रहेगी, और इन्हीं सेल्स को ओवुलेशन के बाद हम कोरोना रेडिएटा कहेंगे। बच्चों आई रिपीट, किसे कह रहे हैं हम डिस्कस प्रोलीजेरस या क्यूमुलस oophorus,
तो ये जो आपको यहाँ पर ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर दिखाई दे रही है, इसी लेयर को हम डिस्कस प्रोलीजेरस या क्यूमुलस ऊफोरस कहते हैं, जिसमें ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा। और फिर ये क्या रहा हमारे पास, ये जो है ये आउटर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स है, आउटर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, आउटर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। और अंदर इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अंदर आपको बच्चों ये बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे ये हमारा सेकेंडरी oocyte है, और सेकेंडरी oocyte के साथ अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी अभी भी इंटैक्ट पड़ी हुई है, फर्स्ट पोलर बॉडी। और बच्चों एक नई चीज़ अब जो हमें यहाँ देखने को मिल रही है, ध्यान से देखें, ये आपको यहाँ पर एक लेयर और दिखाई दे रही है, ये देखिए यहाँ पर ये एक लेयर और दिखाई दे रही है जो कि पहले नहीं थी। आप देखिए ऊपर वाले डायग्राम में आते हैं, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो हमारा ये जो जो सेकेंडरी oocyte है उसके ठीक बाहर ग्रेन्युलोसा सेल्स थी, लेकिन अब यहाँ देखिए आप कि इस oocyte और ये बाहर जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, इनके बीच में आपको ये एक और लेयर ये यहाँ दिखाई दे रही है। और ये जो लेयर है जेली जैसे मटेरियल की बनी हुई है, जिलेटिनस लेयर है ये, और इस लेयर को हम जोना पेल्यूसिडा कहेंगे, जोना पेल्यूसिडा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोना पेल्यूसिडा कौन सी स्टेज पर जाके बनेगा, तो जो जोना पेल्यूसिडा है वो ग्रेफिन फॉलिकल स्टेज में आकर बनता है। जब टर्शरी फॉलिकल से एक मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल बनता है तो उसी समय उसमें ये एक नई लेयर बनेगी, जोना पेल्यूसिडा। क्वेश्चन ये कि ये कहाँ से आई है, किसने बनाई है, तो आंसर ये रहेगा कि जो जोना पेल्यूसिडा है, इट इज़ सिक्रेटेड बाई बोथ द सेकेंडरी oocyte एज वेल एज द सेल्स ऑफ ग्रेन्युलोसा। जो बाहर की तरफ लेयर है ग्रेन्युलोसा सेल्स है, वो दोनों बनाते हैं। मैं रिपीट करता हूँ इस बात को कि ये जो हमारी जोना पेल्यूसिडा है, इसको किसने बनाया, किसने रिलीज़ किया है, तो आंसर रहेगा बच्चों कि अंदर जो सेकेंडरी oocyte है वहाँ से भी कुछ मटेरियल सिक्रीट होता है, और ये जो बाहर की तरफ हमारी ग्रेन्युलोसा सेल्स है, दोनों ने मिलाकर इस जोना पेल्यूसिडा को बनाया है। और इस पूरे प्रोसेस को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ग्रेफिन फॉलिकल तक पहुँचने में, ये हमारा यहाँ पर जो ग्रेफिन फॉलिकल अभी बन चुका है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 13 डेज लगते हैं। और जैसे ही 13 डेज कंप्लीट होते हैं और 14th डे को LH हार्मोन की वजह से, मैं हार्मोन के बारे में थोड़ी देर बाद में आऊँगा, लेकिन अभी आप ध्यान दीजिए कि इस LH हार्मोन की वजह से ये जो ओवम है यहाँ अंदर प्रेशर बढ़ेगा। मैं पूरा मैकेनिज्म बाद में एक्सप्लेन करूँगा आपको। यहाँ अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने से ये जो हमारा oocyte है, ये oocyte इस तरह से बाहर आ जाएगा, और ये देखिए बच्चों ओवुलेशन हो गया। और ये जो ओवुलेशन होता है ये 14th डे को होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफिन फॉलिकल बनने में हमें 13 दिन लगते हैं, और इस डेवलपमेंट में FSH हार्मोन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनफैक्ट ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है ये इस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से ही हुआ है। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनिए कि जब ये डेवलपमेंट शुरू हुआ था तो उस समय 6 से 12 फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि उन 6 से 12 में से सिर्फ एक ही फॉलिकल मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल बनेगा। बाकी के जो फॉलिकल हैं वो पहले ही डीजनरेट हो जाएंगे, पहले ही उनका एट्रीशिया हो जाएगा। मैंने ये टर्म पहले भी यूज़ की है कि जो डिजनरेशन का प्रोसेस है उसे हम एट्रीशिया कहते हैं, तो फॉलिकुलर एट्रीशिया कहेंगे हम उसे। और सारे के सारे 6 से 12 फॉलिकल्स मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट नहीं होते। इनफैक्ट वो सेकेंडरी फॉलिकल तक पहुंचते हैं, उसके बाद आगे की स्टेज में भी नहीं पहुंचेंगे और वो डीजनरेट हो जाएंगे। सिर्फ एक ही फॉलिकल जो होगा वो मैच्योर फॉलिकल में डेवलप होगा। ऐसा क्यों होता है, एक ही फॉलिकल आगे जाकर ग्रेफिन फॉलिकल में क्यों कन्वर्ट होता है और बाकी वाले जितने भी फॉलिकल्स हैं वो डिजनरेट क्यों हो जाते हैं, ये भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी जो हमारा पार्ट है हमें सिर्फ ये देखना है कि ये फॉलिकल्स कैसे डेवलप हो रहे हैं।
अब इन फॉलिकल के डेवलपमेंट में क्या क्या हार्मोन्स हैं, कितना कॉम्प्लिकेशन और क्या है, वो बात की बात है, अभी हमारा उन सब से लेना देना नहीं है। अभी आपको सिर्फ एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से कि आपको ये पता चलना चाहिए कि एक सेकेंडरी फॉलिकल या एक प्राइमरी फॉलिकल, एक सेकेंडरी फॉलिकल, एक टर्शरी फॉलिकल और एक ग्राफिन फॉलिकल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत बारीकी से कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे जो जवाब हैं वो गलत हो जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ज़रा मुझे बताइए कि मियोसिस कौन सी स्टेज पर कंप्लीट होगी और सेकेंडरी oocyte कौन सी स्टेज पर बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टर्शरी फॉलिकल स्टेज है उसमें मियोसिस कंप्लीट होगी और वहीं सेकेंडरी oocyte बनेगा। और अभी मियोसिस का एक पार्ट बाकी है, जो मियोसिस फर्स्ट ही हुई है अभी, और सेकंड मियोसिस जो है वो अभी बाकी है। वो तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा वो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। और इस तरह से यहाँ जो ये ओवुलेशन हुआ है, इस ओवुलेशन में ये अंदर जो है ये सेकेंडरी oocyte है। और देखिए बच्चों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब सेकेंडरी oocyte जाएगा, ओवुलेट होकर बाहर निकलेगा ओवरी से, तो उसके ठीक बाहर ये एक जोना पेल्यूसिडा लेयर हो जाएगी, जोना पेल्यूसिडा। और ये देखो ग्रेन्युलोसा सेल्स की एक लेयर है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि इस लेयर को अब हम कोरोना रेडिएटा कहेंगे, कोरोना रेडिएटा। और इस तरह से ये ओवुलेशन हो गया। और ओवुलेशन होने के बाद जितनी भी ये ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, ये सारी ग्रेन्युलोसा सेल्स और ये सारी जो हमारे पास थीका सेल्स हैं, ये वहीं बची रह जाएगी। और उस समय इसमें यहाँ देखो अंदर कुछ ब्लड भी भर जाएगा। तो उस समय इस फॉलिकल को अब हम आफ्टर ओवुलेशन इसको अब हम कॉर्पस हीमोरेजिकम कहते हैं, कॉर्पस हीमोरेजिकम कहेंगे। हीमोरेजिकम इसलिए क्योंकि इसमें हीमोरेज ब्लड भरा हुआ है, और कुछ 2-3 घंटों में वो ब्लड सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये जो हमारा कॉर्पस हीमोरेजिकम है, इसकी जो सारी सेल्स है वो येलो कलर की सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और एक हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर को हम कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। तो कब बनेगा ये कॉर्पस ल्यूटियम? ओवुलेशन के ठीक बाद बनेगा, 4-5 घंटे में ये बन जाएगा ओवुलेशन के बाद। और जो बची हुई हमारे पास थीका सेल्स हैं और जो बची हुई ग्रेन्युलोसा सेल्स है, उन्हीं से ये कन्वर्ट होने से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। इस कॉर्पस ल्यूटियम में ल्यूटियम, इसको येलो बॉडी भी कहते हैं हम। ये ल्यूटिया जो वर्ड है उसका मतलब होता है येलो कलर, तो इसलिए हम इसको येलो बॉडी भी कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। और इसमें आपको ये येलो कलर के कुछ ऐसे ग्रेन्यूल्स भी दिखाई दे रहे हैं, ये अंदर देखिए आप, इनमें येलो कलर के कुछ ग्रेन्यूल्स हैं। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इसका लाइफ स्पान जो है वो 12 दिन का रहेगा, 12 डेज़ का इसका लाइफ स्पान रहेगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और प्रेगनेंसी नहीं होती है तो 12 दिनों के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा और एक वाइट कलर के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। इसे हम कॉर्पस एल्बिकेंस कहेंगे, कॉर्पस एल्बिकेंस कहेंगे। तो ये जो है सारा प्लान जो हमने देखा अभी फॉलिकुलर डेवलपमेंट की, कैसे फॉलिकल डेवलप होता है। और देखिए आप, यहाँ से चलते हैं हम प्राइमरी फॉलिकल से जो ग्राफिन फॉलिकल की जो स्टेज है उसमें 13 दिन लगे, और उसके एक दिन बाद ओवुलेशन होगा 14th डे। तो 14th डे तक हमारा ये ओवुलेशन हो गया, और ओवुलेशन के 5-6 घंटे के बाद ही ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, इसका लाइफ जो है वो 12 दिन का रहेगा। तो 14 दिन तो हमारे ओवुलेशन तक लगे, 12 दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम वहाँ रहेगा। तो 14 और 12 26 डेज़ हो गए, और 26 डेज़ के बाद ये डीजनरेट होकर विदिन 2 डेज़ में ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से ये हमारा पूरा 28 डेज़ का एक पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल इस तरह से कंप्लीट होता है। और हमने देखा इस समय ओवरी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से हमारे फॉलिकल की पहले ग्रोथ होती है, वो प्राइमरी फॉलिकल से एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनता है, और उसके बाद ओवुलेशन होगा, और ओवुलेशन के बाद जो बची हुई सेल्स है उन सेल्स से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। 12 दिन तक वो कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में रहेगा, और 12 दिनों बाद वो डीजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा एक पार्ट अभी कंप्लीट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इस पार्ट को हमने टाइटल दिया था फॉलिकुलर डेवलपमेंट। हमने ये देखा कि ये फॉलिकल का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। और अब हम आगे बढ़ेंगे
प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एंड लेट्स बिगिन विथ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये ह्यूमंस के अलावा कुछ दूसरे जो प्राइमेट्स हैं लाइक एप्स और जो मंकीज़ हैं उनमें भी इसी तरह का एक साइकिल चलता है। प्राइमेट्स के अलावा बाकी जितने भी मैमल्स हैं उनमें जो साइकिल होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं कहते हैं, उसे हम ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। और हम आगे वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें ईस्ट्रस साइकिल के बारे में भी बात करेंगे। और जो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको ब्रीफिंग दे चुका हूँ। फॉलिकुलर डेवलपमेंट के बारे में जब हमने बात की तो थोड़ा मैंने उसे आपको एक्सप्लेन किया है। आपको ये डायग्राम शायद अपनी पिछली लेक्चर से याद आएगा। जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ह्यूमंस में वो 28 से 29 डेज़ के बीच रहेगा। और हमें ध्यान रखना है कि ऑल द साइक्लिक इवेंट्स starting from a menstruation to the till the next menstruation, from a menstruation till next menstruation are included in a menstrual cycle। तो बच्चों हमें ये ध्यान रखना है कि जो फीमेल में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसमें 3 जगह पर चेंजेस आएंगे। एक, उसमें हार्मोनल चेंजेस आएंगे ब्लड में। दूसरा, कुछ चेंजेस ओवरीज में आएंगे, ओवेरियन चेंजेस। और तीसरा, उस समय जो यूटरस है उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे। तो हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टडी करेंगे तो हमें इन तीनों जो हमारे पैरामीटर्स हैं उन पर हमें ध्यान देना है। चलें आगे, हमारे पास एक डायग्राम है और ये जो डायग्राम है इसे आप ध्यान से देखें। इसमें जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये देखिए, सबसे पहले आप नीचे बॉटम पर देखिए, डे 1 से लेकर यहाँ पर ये देखिए 29 डेज़ इस तरह से लिखे हुए हैं। और जो 3 पैरामीटर्स हम बात कर रहे हैं वो पैरामीटर्स भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो सबसे ऊपर वाला हमारा पोर्शन है इसमें यहाँ ये देखिए पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में बता रखा है। आप देखिए जो टॉप पे ग्राफ बना हुआ है FSH और LH का लेवल बता रखा है। बीच में आप ये देखिए ओवेरियन इवेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। ओवरी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो यहाँ शो किए जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से इसमें जो है एक फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है और ये यहाँ पर ओवुलेशन हुआ है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, देखो ये कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है, हम इनके बारे में भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा तीसरा जो पैनल यहाँ बना हुआ है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को शो कर रहा है। और साथ में हम नीचे बॉटम पैनल पर आते हैं तो ये जो बॉटम पैनल है ये यूटेराइन इवेंट्स को शो कर रहा है। बच्चों आपको ध्यान होगा जब मैंने यूटरस की हिस्टोलॉजी पढ़ाई तो आपको बताया गया कि जो यूटरस की वॉल है, इनर वॉल जो होती है, उसमें एंडोमेट्रियम नाम की एक लेयर है। उस एंडोमेट्रियम में भी वापस हमने 2 लेयर्स बताई थी, एक स्ट्रेटम बेसिलिस और एक स्ट्रेटम फंक्शनलिस। यहाँ ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये सिर्फ स्ट्रेटम फंक्शनलिस के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर स्ट्रेटम बेसिलिस जो होगी वो इसके ठीक नीचे की तरफ होगी। तो आपके लिए ये सबसे पहले इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो पढ़ रहे हैं इस ग्राफ के बारे में अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो किससे रिलेटेड है। और पर्टिकुलरली यूटरस पर आप अच्छे से ध्यान देना।
कि ये जो नीचे की तरफ बॉटम पैनल ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये यूट्रस की जो इनर लेयर है उसके बारे में यहाँ ये डायग्राम बनाया हुआ है। ओके बच्चों, हम अब इसको ग्रेजुअली स्टडी करते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, स्टडी करने से पहले, कि हमारा जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 4 फेज़ में डिवाइड करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा उसे हम 4 फेजेस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली फेज़ जो होगी वो है मेंस्ट्रुअल फेज़। ये 1 से लेकर 3 या 5 दिनों तक की फेज़ है। ये वो फेज़ है जिसमें ब्लीडिंग होगी, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, जो ब्लड और जो दूसरा टिश्यू और म्यूकस है वो सारा वेजाइना से बाहर आता है। उस फेज़ को हम मेंस्ट्रुअल फेज़ कहते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 to 3 to 5 डेज़ होगा, या 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन तक ये फेज़ चलती है। और दूसरी जो हमारी फेज़ है इसे हम फॉलिकुलर फेज़ कहेंगे, और इस फॉलिकुलर फेज़ को हम प्रोलिफरेटिव फेज़ भी कहेंगे। प्रोलिफरेटिव फेज़ भी कहेंगे। ऐसा क्यों कहेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो हम मान लेते हैं कि जो 5 डेज़ से लेकर आगे जो 13th डे तक का जो फेज़ होगा वो फॉलिकुलर फेज़ हो जाएगी। और तीसरी जो फेज़ है वो है ओव्यूलेटरी फेज़। और जो पर्टिकुलरली 1 दिन की फेज़ है ये बस, और जो पर्टिकुलरली हमारा 14th डे होगा उस 14th डे को हम ओव्यूलेटरी फेज़ कंसिडर करेंगे। और जो चौथी फेज़ है हमारे पास अब, उसे हम ल्यूटियल फेज़ या हम उसे सिक्रेटरी फेज़ भी कहेंगे। और ये जो ल्यूटियल फेज़ या सिक्रेटरी फेज़ है ये हमारी 15th डे से लेकर 28th डे तक चलेगी, या 29th डे तक की जो फेज़ है वो रहेगी। तो इस तरह से जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड ओवुलेटरी फेज है, और फोर्थ ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज है। और ये मैंने आपको यहाँ पर इनके ड्यूरेशन भी बताएं। मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन तक, और फिर 5th से लेकर 13th डे तक की जो फेज है वो फॉलिकुलर फेज है। और पर्टिकुलरली जो 14th डे होगा वो ओवुलेटरी फेज होगी। और जो ल्यूटियल फेज है वो फिर ओवुलेटरी फेज के बाद 15th से लेकर 28th डे तक की ये फेज रहेगी। लेट्स कम बैक टू दिस डायग्राम और इसको ध्यान से देखें। तो बच्चों यहाँ से हम ये डे 1 शुरू करते हैं और जस्ट एज्यूम करते हैं कि जो डे 1 है उस दिन ऊपर जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है और उस हाइपोथैलेमस के नीचे जो पिट्यूटरी है, तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन बनेगा GnRH। डे 1 से शुरुआत हो रही है और ये जो GnRH है ये एंटीरियर पिट्यूटरी में एंटर करेगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी से अब हमारे पास 2 हार्मोन बनेंगे, एक FSH बनेगा और एक LH बनेगा। इन दोनों हार्मोन्स को हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं। और जैसा कि इनके नाम से क्लियर है कि इनका जो टारगेट होगा वो गोनेड्स होंगे। आपको बहुत अच्छे से इस पॉइंट को ध्यान रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि LH और FSH जो दोनों हार्मोन्स हैं इनका टारगेट बॉडी में और कहीं नहीं है, इनका टारगेट ओवरी के अंदर ही रहेगा। ये किसी दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करते। FSH और LH का कोई फंक्शन फैलोपियन ट्यूब पे या यूटरस पे या वेजाइना पे या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पे या ब्रेस्ट पे नहीं, किसी भी दूसरे ऑर्गन पर LH और FSH का कोई फंक्शन नहीं है। दे हैव देयर टारगेट विद इन ओवरीज। तो आप यहाँ सबसे टॉप पैनल पर आ जाएं और ये जो डायग्राम है ये मैंने NCERT से लिया है। इस डायग्राम में थोड़े से करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, आपको दोनों डायग्राम से याद रखने होंगे। जो किताब में दिया हुआ है वो डायग्राम तो आपको याद रखना ही है, और इसमें मैं एक थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ, उस करेक्शन को भी आपको ध्यान रखना है।
इसमें इन्होंने ये जो FSH का लेवल बता रखा है, ये थोड़ा सा इस तरह से चलेगा। तो आप देखिए, नहीं मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ वापस, ये इस तरह से चलेगा और उसके बाद ये इस तरह से हो जाएगा। तो मैंने इसमें ये थोड़ा करेक्शन कर लिया है, और ये जो करेक्शन है ये बिल्कुल सही करेक्शन है। हमने जो मेडिकल की गाइटन फिजियोलॉजी की जो बुक है वहाँ से ये करेक्शन चेक किया है, और मैं आपको उस डायग्राम को भी बाद में बता दूंगा। तो आप देखिए, अब यहाँ जो पहला चेंज आ रहा है वो ये है कि ब्लड में धीरे धीरे FSH का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये लाइन वापस मैं यहाँ देखिए, इसको थोड़ा बोल्ड कर रहा हूँ मैं। ब्लड में ये देखिए FSH का लेवल धीरे धीरे डे 1 से बढ़ता जा रहा है, और इस FSH का जो टारगेट होगा, जैसा कि इसका नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन सीधा ब्लड में जाएगा और ब्लड से ये ओवरी तक पहुंचेगा, और इस FSH का जो टारगेट होगा, ये देखिए बच्चों, ये फॉलिकल्स होगा। तो किसी भी एक ओवरी में 6 से 12 फॉलिकल्स की ग्रोथ होने लगेगी, और ग्रोथ में पर्टिकुलरली जो बाहर की तरफ ग्रेन्युलोसा सेल्स है उनका नंबर इंक्रीज़ होने लगेगा, और इस तरह से जो हमारा फॉलिकल है वो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल और फिर टर्शरी फॉलिकल, और धीरे धीरे इस तरह से ये ग्रेफियन फॉलिकल में मेच्योर होता जाएगा, इस तरह से बड़ा हो जाएगा। और लगभग 13th डे तक पहुँचते पहुँचते, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 13th डे तक पहुँचते पहुँचते ये पूरा फॉलिकल जो है वो कम्प्लीटली ग्रो हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर बच्चों? तो हम क्या करें कि पैरेलल इनके जो फंक्शंस हैं उनको अच्छे से लिखते जाएं, ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ मैं शुरुआत कर रहा हूँ फंक्शंस ऑफ FSH, और जो पहला फंक्शन FSH का रहेगा वो है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। और बच्चों मुझे बताओ कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है फॉलिकल का, ये कौन सी फेज़ में हो रहा है? तो क्योंकि ये देखिए आप वापस, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये डे 1 से लेकर डे 14th के इस ड्यूरेशन में हो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इस फॉलिकल का, ये फॉलिकुलर फेज़ में हो रहा है। और इनफैक्ट इस फेज़ को हमने नाम फॉलिकुलर फेज़ क्यों दिया? हमने इस फेज़ को फॉलिकुलर फेज़ नाम दिया ही इसीलिए है कि इस फेज़ में फॉलिकल की ग्रोथ होती है। और देखिए दूसरा फंक्शन में जो यहाँ लिख रहा हूँ कि जो FSH है हमारा, इट स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। जब फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है तो आप देखिए कि इस फॉलिकल में ये जो नंबर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं ये धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, और यही कारण है कि इस फेज़ को हमने एक तो फॉलिकुलर फेज़ नाम दिया है, और दूसरा इस फेज़ को हमने नाम दिया है प्रोलिफरेटिव फेज़। तो जो सेकंड इफेक्ट है FSH का वो रहेगा इट स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, और इस तरह से हमारा जो फॉलिकल है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। ओके, तो आप देखिए कि इस FSH की वजह से ये हमारा जो फॉलिकल है वो पूरा इस तरह से ग्रो हो गया है। मैं इसको भी यहाँ से हटाता हूँ। ओके, एंड नाउ कम टू द थर्ड फंक्शन ऑफ FSH, और वो है इस नीचे वाले पैनल को हमको देखना है। यहाँ पे ये जो पैनल बना हुआ है, अब इस पर ध्यान दीजिए। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि शुरुआत में जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल कम है, और धीरे धीरे जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, जहाँ है वहीं है, और देयर इज़ अ वेरी लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो बच्चों अब मैं आपको ये बताता हूँ, जो तीसरा फंक्शन रहेगा वो ये होगा कि जो हमारा FSH है इट स्टिमुलेट्स ग्रेन्युलोसा सेल्स for secretion of एस्ट्रोजन। अब देखिए वापस इस डायग्राम में आते हैं, और आपने ये देखा कि ये धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है।
तो अब हमारा पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि ये एस्ट्रोजन आ कहाँ से रहा है और ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल क्यों बढ़ रहा है। तो बच्चों इसका जवाब ये रहेगा कि ये जो एस्ट्रोजन है ये इन ग्रेन्युलोसा सेल से बन रहा है। ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है यही इस एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कर रही है। और क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं फॉलिकल की जो है साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, न सिर्फ फॉलिकल की साइज़ इंक्रीज़ हो रही है बल्कि जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं उनका नंबर भी बढ़ रहा है। और यही वो ग्रेन्युलोसा सेल्स है जो एस्ट्रोजन बना रही है। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे ग्रेन्युलोसा सेल्स का काउंट बढ़ेगा ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो भी इस तरह से इंक्रीज़ होने लगेगा। इज़ दैट क्लियर? तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट फंक्शन हो गया ग्रेन्युलोसा सेल्स का और साथ ही साथ एफएसएच का, कि जो एफएसएच है इट एक्ट्स अपॉन ग्रेन्युलोसा सेल्स, जिससे वो ग्रेन्युलोसा सेल्स डिवाइड होने लगती है, उनका नंबर बढ़ने लगता है, हमारे फॉलिकल की ग्रोथ होने लगती है और साथ ही साथ वो जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है वो एस्ट्रोजन का भी प्रोडक्शन करती है और धीरे धीरे ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगेगा। अब यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब शुरुआत में ये देखिए यहाँ डे 1 के यहाँ पर कि जब हमारा एफएसएच का लेवल धीरे धीरे इस तरह से बढ़ रहा है, देखो ये इस तरह से ये बढ़ रहा है, तो साथ ही साथ हमारे फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 से 12 फॉलिकल की ग्रोथ शुरू होगी। अब देखो आगे क्या होता है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। इधर चलें हम और यहाँ देखें कि जैसे ये हमारे पास एक फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल है और इसके चारों ओर ये ग्रेन्युलोसा सेल्स है। और अभी मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा एफएसएच है ये प्राइमरी फॉलिकल नहीं है, सेकेंडरी फॉलिकल मान लो आप इसे। और ये जो हमारा एफएसएच है ये इन ग्रेन्युलोसा सेल्स पर एक्ट करता है और इन रेस्पॉन्स टू एफएसएच इन ग्रेन्युलोसा सेल से एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों आप, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये इन ग्रेन्युलोसा सेल्स पर एक्ट करता है और यहाँ पर जो एफएसएच के रिसेप्टर्स हैं उनकी संख्या बढ़ा देता है। आपको ये बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिन सेल्स से एस्ट्रोजन बन रहा है एफएसएच के रेस्पॉन्स में, एस्ट्रोजन बनने के बाद उन्हीं सेल्स की सरफेस पर एफएसएच के जो रिसेप्टर्स हैं उनको वो इंक्रीज़ करता है। तो उनको इंक्रीज़ करने से क्या होगा? उनको इंक्रीज़ करने से ये होगा कि वो जो सेल्स हैं वो एफएसएच को लेकर और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी और वो और ज़्यादा एस्ट्रोजन बनाएगी। और जब और ज़्यादा एस्ट्रोजन बनेगा तो उन सेल्स पर एफएसएच के रिसेप्टर्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक पॉजिटिव फीडबैक काम कर रहा है। ओके, तो ये हमारा एक मैकेनिज़्म यहाँ है। अब इस मैकेनिज़्म को मैं थोड़ा पीछे जाकर फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात, कि जैसे ही हम यहाँ मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, देखिए कि जैसे ही हम एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ते बढ़ते इस लेवल पर आया और उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ ऊपर की तरफ जो एफएसएच का लेवल है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ये देखिए, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि अब ये एफएसएच का लेवल कम क्यों हुआ है। तो बच्चों इसका जो जवाब है वो ये रहेगा कि ये जो नीचे की तरफ राइजिंग एस्ट्रोजन लेवल है ये आगे जाकर उस एफएसएच के ऊपर, जैसे ये यहाँ आ जाते हैं हम, इधर देखिए इस तरफ में बना के बताता हूँ आपको कि जैसे ये एफएसएच जो है एक्ट करता है ग्रेन्युलोसा सेल्स पर और इन ग्रेन्युलोसा सेल्स से आपका हार्मोन बन रहा है एस्ट्रोजन। और ये जो एस्ट्रोजन है ये एक नेगेटिव फीडबैक डालेगा और जीएनआरएच और एफएसएच और एलएच दोनों के प्रोडक्शन को ये इनहिबिट करेगा। तो आप ये देखिए कि ये यहाँ पर इस तरह से ऊपर वापस टॉप पैनल पर आ जाए। ऊपर देखिए एफएसएच का लेवल भी कम हो रहा है और साथ ही साथ एलएच का लेवल भी वापस कम हो रहा है। एलएच के बारे में अभी हमने ज़्यादा कुछ बात नहीं करी है, एलएच का अभी कोई फंक्शन है भी नहीं, एलएच का इवन लेवल भी काफ़ी कम है, तो हम अभी एलएच के बारे में बात नहीं कर रहे। तो अब आप ध्यान से समझें कि क्या हुआ है, स्टोरी क्या है यहाँ पर। स्टोरी ये है कि एफएसएच इज एक्टिंग अपॉन ग्रेन्युलोसा सेल्स
और जैसे जैसे एफएसएच का लेवल बढ़ रहा है शुरुआत के 5-7 दिनों में, वैसे वैसे फॉलिकल की साइज़ भी इंक्रीज़ हो रही है, ग्रेन्युलोसा सेल्स भी इंक्रीज़ हो रही है, और उन ग्रेन्युलोसा सेल से एस्ट्रोजन बन रहा है, और वो जो एस्ट्रोजन है वो उसका लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, और वही एस्ट्रोजन 5-7 दिनों के बाद, आफ्टर समथिंग 7 डेज, ये एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक डालता है, और उस नेगेटिव फीडबैक की वजह से एफएसएच का लेवल एकदम से कम हो जाएगा। तो ये यहाँ आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों कि ये जो राइजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन है ये यहाँ जाके एक नेगेटिव फीडबैक डाल रहा है, और उससे एफएसएच का लेवल कम होगा। अब सुनिए, एफएसएच का लेवल कम होने से क्या होगा कि जो हमारे शुरू में 6 से 12 फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है, एफएसएच की वजह से उन फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है, जैसे ही एफएसएच का लेवल 7 दिनों के बाद कम हो जाएगा, उन 6 से 12 फॉलिकल में से एक फॉलिकल को छोड़ के, जो कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फॉलिकल होगा, जो सबसे बड़ा होगा उनमें से, उसको छोड़ के बाकी के सारे फॉलिकल डीजनरेट हो जाएंगे, उनका एट्रीशिया हो जाएगा। क्यों हुआ एट्रीशिया उनका? क्योंकि एफएसएच का लेवल कम हो गया। अब हमारे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अगर बाकी के सारे डीजनरेट हुए तो जो सबसे बड़ा वाला है वो डीजनरेट क्यों नहीं हुआ? तो उसका रीज़न बताता हूँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कि जो सबसे बड़ा वाला फॉलिकल है वही सबसे ज़्यादा ईस्ट्रोजन बना रहा था, और उसी फॉलिकल की जो सेल्स हैं, ये देखिए यहाँ पीछे, वो एफएसएच को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव है। तो अगर एफएसएच का लेवल कम भी हो जाता है बाद में, तो जो सबसे डोमिनेंट फॉलिकल है, जो लार्जेस्ट फॉलिकल है, उसकी ग्रोथ पर तो इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एफएसएच को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है, और लो कंसंट्रेशन अगर एफएसएच की रहेगी तब भी उसके डेवलपमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बाकी के हमारे फॉलिकल्स हैं वो डिजनरेट हो जाएंगे एफएसएच का लेवल कम होने पर। और तो बच्चों ये यहाँ देखिए आप, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना हमने यहाँ देखा कि जो एस्ट्रोजन है वो नेगेटिव फीडबैक डाल रहा है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखो, और इस पार्ट को मैं एक बार यहाँ से सारा हटा देता हूँ। ओके, ये जो हमारी लाइन है इसको एफएसएच वाली लाइन को तो मैं वापस बना देता हूँ, ये देखिए। और हम यहाँ तक बात कर चुके हैं, देखिए इस पॉइंट तक हम डिस्कस कर चुके हैं, और अब आगे की बात करते हैं। धीरे धीरे एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो और बढ़ रहा है। अब ये जो बाकी का एस्ट्रोजन है ये उन 6-7 फॉलिकल से नहीं बन रहा है, ये बाकी का जो एस्ट्रोजन है वो अब एक सिंगल फॉलिकल से बन रहा है, जो सबसे बड़ा फॉलिकल हमारा है, जो ग्रेफियन फॉलिकल की तरफ डेवलप हो रहा है, और उसकी वजह से ये एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। बच्चों, देयर इज़ ए ट्विस्ट इन द स्टोरी कि अब तक के जो शुरू के हमारे दिन थे, 10-11 दिन जो थे, उस समय तक ये जो एस्ट्रोजन है, आई रिपीट, शुरू के जो 10-11 दिन थे उस समय तक ये एस्ट्रोजन एफएसएच पर एक नेगेटिव फीडबैक डाल रहा है। मैं फिर से ये बना देता हूँ। लेकिन जैसे ही ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल एक सर्टेन लिमिट से आगे बढ़ता है, यानी मैं यहाँ एक इस जगह पर एक मार्क बना रहा हूँ कि इसके बाद जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, यही एस्ट्रोजन एलएच और एफएसएच दोनों के ऊपर एक पॉजिटिव फीडबैक डालेगा। यानी कि अब ये एस्ट्रोजन ऊपर जाएगा और जीएनआरएच के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, जिससे एलएच और एफएसएच दोनों को लेवल में सडन राइज होगी। तो आप यहाँ ऊपर टॉप पैनल पर आ जाएं, और टॉप पैनल पर ये देखिए कि ये जो लेवल सडनली राइज हुआ है, ये जो एलएच का लेवल बढ़ा है, और साथ ही साथ ये नीचे की तरफ एफएसएच का लेवल बढ़ा है, ये किस वजह से बढ़ा है? तो ये जो पीक्स आई है, ये पीक्स बेसिकली हमारे एस्ट्रोजन के पॉजिटिव फीडबैक के कारण आई है। इन द सेंस पॉजिटिव फीडबैक कैसे? कि जो एफएसएच था उसी एफएसएच की वजह से एस्ट्रोजन बन रहा है, और उस एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ऊपर जाएगा तो वो पॉजिटिव फीडबैक डालेगा। आपको यहाँ ध्यान रखना है बच्चों। ये देखिए, यहाँ नीचे की तरफ आ जाओ, ये जो एक लाइन में यहाँ बना रहा हूँ, ये देखिए, इस लाइन से पहले के जो हमारे 12 दिन है समथिंग, उस 12 दिनों में ये जो हमारा एफएसएच एस्ट्रोजन है ये नेगेटिव फीडबैक डाल रहा है, और इसकी वजह से जो एफएसएच और एलएच का बढ़ता हुआ लेवल था वो वापस कम होने लग गया है। लेकिन इस पर्टिकुलर लाइन के बाद जैसे ही ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल
एक क्रिटिकल लेवल से ऊपर पहुंचेगा ये यहाँ पर, तो ये नेगेटिव फीडबैक छोड़ देगा और पॉजिटिव फीडबैक एक्सर्ट करेगा, और उस पॉजिटिव फीडबैक के कारण ब्लड में सडनली LH और FSH का लेवल एकदम से शूट कर जाएगा, पीक लेवल पर पहुंचेगा। और ये जो पीक्स है इसमें हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो LH की पीक होगी वो LH की पीक जो LH की पीक होगी वो FSH की पीक से ज़्यादा है, और इन पीक्स को हम नाम भी देते हैं। इसे हम LH सर्ज कहेंगे और इसे हम FSH सर्ज कहेंगे, LH सर्ज और FSH सर्ज। इससे पहले LH का लेवल जो है वो काफ़ी कम था, और अब सडनली जो हमारा LH का लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया है, FSH का लेवल भी इंक्रीज़ हुआ है। और अब हम बात करेंगे कि ये LH क्या करता है। सॉरी बच्चों, अभी हमें यहाँ इसको इंटरप्ट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, हमारा टाइम हो गया है। तो अब जो LH के फंक्शंस हैं और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेकंड हाफ है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बाय, थैंक यू बच्चों।